फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने सेक्शन 153(1) और 295(a) के तहत उन्हें गिरफ्तार किया है। जुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक जुबैर के खिलाफ ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, जिसमें जुबैर के एक ट्वीट का जिक्र किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस ने दावा किया कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। जुबैर को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग करेगी। भीषण हमला था। दावे के मुताबिक 5 जून के बाद से ही पुतिन ने कीव को टारगेट नहीं किया था, लेकिन 20 दिनों बाद उनकी सेना ने अपनी मिसाइलों का रुख कीव की तरफ मोड़ दिया। मिसाइलों के धमाकों से शहर थर्रा उठा। शहर में हमले के अलर्ट वाले सायरन बजने शुरू हो गए। दावा किया गया कि कुछ ही समय में रूसी सेना ने कीव पर 14 मिसाइलें बरसा दी और मिसाइल हमले की चपेट में एक इमारत भी आ गई। हमला इतना भयंकर था कि इमारत के मलबे से आसपास मौजूद कारें ढक गईं। वहां आसपास के बड़े इलाके में मौजूद लोग सहम गए, क्योंकि रूस के जोरदार हमले ने एक बार फिर कीव के लोगों में यह डर बैठा दिया कि आने वाले दिनों में भी अब उसके निशाने पर राजधानी ही होगी। जबकि इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने दावा किया कि इस हमले में शामिल रूस के लड़ाकू विमानों के किसी भी पायलट को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने फिर यह आरोप लगाया कि यूक्रेन को झुकाने के लिए पुतिन की सेना वहां के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। हालांकि उन्होंने पुतिन को चुनौती देते हुए दावा किया कि रूस की सेना अपनी इन चालों से जंग में यूक्रेन के सैनिकों को झुका नहीं सकती। इस बीच कीव के मेयर ने हमले की जगह जाकर वहां का जायजा लिया। हमले के कई घंटों बाद भी इमारत से धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि इमारत के मलबे से लोगों के निकाले जाने का सिलसिला भी जारी रहा। इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर 20 दिन बाद अचानक पुतिन की आंखें कीव की तरफ कैसे टेढ़ी हों? ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने अपनी सेना को कीव पर ताबड़तोड़ हमले का आदेश दे दिया? तो पुतिन के इस गुस्से का राज छिपा है इन तस्वीरों में। जर्मनी में G7 की बैठक में पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का जोरदार स्वागत हुआ। G7 की बैठक में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहा। वहां रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाने की चर्चा हुई। साथ में 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान तो रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर राजी भी हो गए। माना जा रहा है कि पुतिन ने कीव पर हमला करके G7 की बैठक में शामिल अमेरिका जैसे देशों को ही संदेश दिया कि यूक्रेन की जंग में वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंध या फिर यूक्रेन को की गई उनकी मदद का रूस पर कोई असर होने वाला नहीं है। हालांकि G7 के मंच से ही बाइडेन ने कीव पर हुए हमले को रूस की बर्बरता करार देते हुए सभी देशों से उसके खिलाफ एकजुट रहने की अपील की। वहीं यूक्रेन ने कीव पर हुए हमले के बाद पश्चिमी देशों से और हथियारों की मांग की। वहीं तुर्की के सीरिया में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की धमकी के बाद पुतिन के तेवर तीखे हो गए। धमकी से भड़के रूस ने सीरिया में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ानी तो शुरू कर ही दी, साथ ही सीरिया की सेना के साथ मिलिट्री ड्रिल का सिलसिला भी तेज कर दिया। मतलब पुतिन ने तुर्की को साफ साफ संदेश दे दिया कि सीरिया में रूस का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें यूक्रेन युद्ध में उलझाकर वो सीरिया में दखल देने की भूल न करे। इसके लिए रूस की सेना ने इस महीने में दूसरी बार सीरिया की फौज के साथ मिलकर बड़ी ड्रिल की, जिसमें दोनों देशों के सैकड़ों पैराट्रूपर एक जंगी विमान से छलांग लगाते दिखाई दिए। एक ओर पैराशूट पहने जवान जमीन पर उतरते नजर आए तो दूसरी ओर उनकी सुरक्षा के लिए वहां लड़ाकू विमान भी मंडराते दिखाई दिए। इससे कुछ दिन पहले भी रूस ने दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए सीरिया के साथ एयर ड्रिल की थी, जिसमें रूस के घातक सुखोई 35 लड़ाकू विमानों ने सीरिया के फाइटर जेट के साथ उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाई थी। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने सीरिया में अपने 6 सबसे खतरनाक का-52 अटैक हेलीकॉप्टर और 2 सुखोई 34 लड़ाकू विमानों की भी तैनाती कर दी है, जो यूक्रेन की जंग में अपना लोहा मनवा चुके हैं। और दावा तो यह भी है कि सीरिया के अलग अलग शहरों में रूस की दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले भी पहुंच चुके हैं। जबकि कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूस यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए सीरिया से अपने सैनिक और वहां तैनात अपने घातक हथियार निकाल रहा है। माना जा रहा है कि तुर्की ने भी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर दी और सीरिया में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने की धमकी तक दे डाली, जिसके लिए उसने बहाना बनाया कुर्द लड़ाकों का। हालांकि तुर्की की ये धमकी कोई नई नहीं है। वो पिछले कुछ बरसों से सीरिया के अंदर फौज भेजने की धमकी देता रहा है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के टैंक को बारूदी सुरंग से तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की फौज लैंडमाइन से बचने के लिए सड़क के बजाय खेतों से गुजर रही थी।
लेकिन यूक्रेन के जवानों ने खेतों में भी बारूदी सुरंग बिछाकर उस टैंक को बर्बाद कर दिया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें बीच सड़क पर एक ध्वस्त टैंक दिखाई दिया, जिसे देखकर रूस के जवानों को इस बात का अंदेशा हो गया कि दुश्मन ने सड़क पर लैंडमाइन बिछाई हुई है। इसलिए रूस की फौज सड़क के बजाय खेतों से होकर जाने लगी। लेकिन टैंक में सवार सैनिक इस बात से बेखबर थे कि यूक्रेन ने खेतों में भी बारूदी सुरंग बिछा रखी है। लिहाजा एक टैंक जैसे ही लैंडमाइन के ऊपर से गुजरा, वहां जोरदार धमाका हुआ, जो इतना जोरदार था कि उसकी वजह से कुछ सेकंड के लिए आसमान धुएं से भर गया। हालांकि रूस के इस काफिले में कुछ और टैंक भी थे जो हमले से बचने के लिए वहीं रुक गए, लेकिन एक टैंक दुश्मन के जाल में फंसकर धमाके की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने वहां मौजूद सभी टैंकों पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें नष्ट कर दिया। वहीं विदेशी कर्ज चुकाने में नाकाम होने के बाद अमेरिका रूस पर नई पाबंदियों की बौछार करने की तैयारी में जुट गया, जिसकी इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। बीजेपी और शिवसेना के बागी शिंदे गुट के बीच सहमति की खबर। सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार बनी तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे मुख्यमंत्री, जबकि एकनाथ शिंदे हो सकते हैं डिप्टी सीएम। लंबा खिंच सकता है महाराष्ट्र का सियासी संकट। गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों ने होटल की बुकिंग 5 जुलाई तक बढ़ाई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफे से रोका था। सूत्रों के मुताबिक फेसबुक लाइव के दौरान 2 बार इस्तीफा देना चाहते थे उद्धव ठाकरे। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का समन। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने आज हाजिर होने का दिया आदेश। संजय राउत ने अलीबाग में सभा का हवाला देते हुए हाजिर होने से किया इनकार। सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से, उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूंगा, लेकिन जरूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊंगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊंगा। मैं भागने वाला नहीं हूं। जर्मनी में जयकार के बाद आज यूएई पहुंचेंगे पीएम मोदी। यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री। राजस्थान कांग्रेस में फिर खिंची पायलट और गहलोत में तलवार। पायलट ने राहुल गांधी से मिली तारीफ का किया जिक्र, कहा मेरे सब्र की तारीफ से क्यों परेशान है सीएम गहलोत। मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा में देर रात अमृतसर लाया गया। लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर पुलिस ने 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। अमृतसर पहुंचे लॉरेंस को स्टेट स्पेशल ऑपरेशन में रखा गया। अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए बंपर रजिस्ट्रेशन। वायुसेना में अग्निवीर बनने के लिए 4 दिन में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। मार्स की मदद से 300 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी तबाह किया जा सकता है। ये 85 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से हमले करने में सक्षम है। लेकिन खबर है कि यूक्रेन को अभी अमेरिका से बहुत ज्यादा दूरी तक मार करने वाले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम नहीं मिले हैं। असल में रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सेना पूरी तरह से अमेरिका और दूसरे नेटो देशों के हथियारों के भरोसे ही युद्ध लड़ रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से आधुनिक हथियारों की मांग करते रहे हैं। बताया गया कि अब इसी कड़ी में अमेरिका ने यूक्रेन को कई हाइमार्स रॉकेट सिस्टम भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल जेलेंस्की की फौज डॉनबास में रूस के कब्जे वाले इलाकों में कर रही है। यूक्रेन जंग से बदले हालात के बीच G7 देशों की नजर भारत पर टिक गई। दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वो चाहते हैं कि भारत रूस के खिलाफ आर्थिक चक्रव्यूह बनाने में उनकी मदद करे, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जो साबित करते हैं कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, जिनमें एक है रूस से तेल का आयात जारी रखना और दूसरा है यूक्रेन जंग पर रूस के खिलाफ कड़ा बयान न जारी करना। मतलब ये कि बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आए भारत ने रूस से अपनी दोस्ती निभाई। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का मुद्दा शांति से सुलझाने की अपील तो की, लेकिन उस पर हमले के लिए रूस की कड़ी आलोचना कभी नहीं की। जबकि अमेरिका और यूके जैसे देश चाहते थे कि भारत उस भेड़चाल का हिस्सा बने जिसमें पश्चिम और यूरोप जैसे देश पहले से शामिल हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी मन से ये नहीं किया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जर्मनी गए प्रधानमंत्री से G7 देश उम्मीद कर रहे हैं कि वो रूस से तेल मंगवाना कम करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने पर रूस पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका तो खुलकर यह बात कह भी चुका है, वो शुरू से चाहता है कि दुनिया भर के देश यूक्रेन के मुद्दे पर उसके साथ खड़े हों। लेकिन जैसा अमेरिका ने चाहा वैसा हुआ नहीं। जिन देशों ने खुलकर अमेरिका को बताया कि वो अपने हितों को प्राथमिकता देंगे, उनमें भारत भी शामिल है। लेकिन G7 के सम्मेलन के जरिए बाइडेन एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। उनकी ओर से बयान जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पैगाम भी पहुंचाया गया। 2 दिन पहले वहां के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने बयान दिया था कि बाइडेन प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि पुतिन पर दबाव बढ़ता रहे। उन्होंने ये भी बोला था कि मौजूदा हालात में अमेरिका के पास भारत से चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। जाहिर है बाइडेन प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि भारत न झुकेगा और न ही ब्लैकमेल होगा। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद भारत ने रूस से तेल आयात कम नहीं किया, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। जबकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने तेल के आयात पर भारत पर प्रेशर डाला है और संदेश दिया है कि वो रूस से आयात पर प्रतिबंध में बढ़ोतरी देखना चाहता है, जिसका भारत ने भी जवाब दिया। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए, क्योंकि भारत एशिया की एक बड़ी ताकत है। और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन जंग के बाद भारत दुनिया के देशों की गुटबाजी का हिस्सा नहीं बना। उसने ना ऊर्जा के मुद्दे पर घुटने टेके और ना ही गेहूं पर। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल भारत से ही सवाल क्यों किया जा रहा है, जबकि यूरोप के कई देश अब भी रूस से गैस मंगवा रहे हैं। जबकि भारत के विदेश मंत्री ये पहले ही बोल चुके हैं कि यूरोप दरअसल ये चाहता है कि दुनिया उसकी समस्या समझे, लेकिन वो दुनिया की समस्या समझ ही नहीं रहा है। यानी भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो पश्चिमी देशों को सच का आईना दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से G7 प्रधानमंत्री को रूस पर दबाव बनाने के लिए मनाना चाहता है। वही G7 जो 2014 से पहले G8 था और जिसमें रूस भी शामिल था। लेकिन 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के काला सागर के द्वीप क्राइमिया पर कब्जा कर लिया, तो रूस को G8 से निकाल दिया गया और वो G7 बन गया। उधर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यूएई और भारत और करीब आ गए। यूएई ने भारतीय वायुसेना की मदद करके यह साबित किया। जर्मनी से प्रधानमंत्री यूएई जाने वाले, जहां वो एक दिन ही रुकेंगे। लेकिन मौजूदा हालात में उनका एक दिन का यूएई दौरा भी बहुत मायने रखता है। तेल संकट से जूझ रही दुनिया की नजर इस बात पर है कि यूएई में पीएम अपनी विदेश नीति का कौन सा दांव चलेंगे। हालांकि इससे पहले ही दुनिया ने भारत और यूएई की दोस्ती की मिसाल देख ली, क्योंकि यूएई की वायुसेना ने भारतीय विमानों में हवा में ईंधन भरा। जिन 3 विमानों में ईंधन भरा गया वो है सुखोई 30 MKI। ये विमान मिस्र में चल रहे हवाई कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे थे और रास्ते में यूएई ने भारत की वायुसेना की मदद की। भारत की वायुसेना ने इस मदद के लिए यूएई का शुक्रिया भी अदा किया। यानी प्रधानमंत्री के यूएई दौरे से पहले अच्छे संकेत मिले हैं। भारत और यूएई के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद तो वो और नजदीक आ गए और भारत को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के वहां जाने से दोनों देश दोस्ती की नई कहानी लिखेंगे। यही नहीं, पीएम के दौरे का दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर पड़ेगा। यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि अगर सब ठीक रहा तो अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच व्यापार $100 बिलियन, मतलब भारतीय रुपयों में 7,80,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी एक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं सुरक्षा क्षेत्र में नजदीकी बढ़ रही है। खास बात यह कि इस बार प्रधानमंत्री की मुलाकात यूएई के नए राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से होगी। यूएई उन देशों में शामिल है जिससे भारत के व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हैं। यही नहीं, ये देश भारत की मध्य एशिया में एंट्री का रास्ता भी है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद दुनिया का समीकरण बदला है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा ये सुनिश्चित करने के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के कुर्ला के नायक नगर में 4 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे में 20 से 25 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर दमकल की टीम और पुलिस पहुंच गई है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। घटनास्थल पर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे भी वहां पहुंचे हुए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा, मलबे में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू करना प्राथमिकता है। चारों बिल्डिंगों को
पीएमसी की ओर से नोटिस भी दिया गया था, फिर भी कुछ लोग वहां पर रह रहे थे। और इस वक्त कुर्ला मुंबई से तस्वीरें, आप सीधी तस्वीरें देखिए किस तरीके से 10 लोगों को फिलहाल निकाल लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि 20 से 25 लोग और इसके भीतर दबे हो सकते हैं, क्योंकि 4 मंजिला ये इमारत थी। बीएमसी की ओर से इसको नोटिस तक दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कई लोग रह रहे थे, यानी कि जर्जर स्थिति में पहले ही ये बिल्डिंग थी। और ऐसे में जब वो धराशायी होती है तो 20 से 25 लोग मलबे के भीतर दब जाते हैं। 10 का रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे भी मौके पर वहां पर पहुंचे हैं और जो स्थितियां वहां पर बनी है उसका जायजा उन्होंने लिया। इसमें कई घायल भी हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है। 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है। कुर्ला मुंबई का इलाका, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से वहां पर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि जो 20 से 25 लोग वहां फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, किसी के भी जान का कोई नुकसान ना हो, कोशिश यही की जा रही है। और लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं कुर्ला मुंबई से तस्वीरें हैं। रात के वक्त यह हादसा होता है, बड़ा हादसा हो जाता है। 4 मंजिला इमारत धराशायी हो जाती है और बीएमसी ने पहले ही इस इमारत को नोटिस दिया था, लेकिन उसके बावजूद कई लोग वहां पर रह रहे थे। फिलहाल 10 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है और तस्वीर आप देखिए कुर्ला मुंबई में, जहां पर इस वक्त रेस्क्यू टीम अब भी वहां पर लगातार मशक्कत कर रही है। कहा यह जा रहा है कि 20 से 25 लोग और भी छिपे हो सकते हैं। मलबा लगातार हटाया जा रहा है, क्रेन की मदद ली जा रही है और उसकी मदद से मलबे को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। पांच लोग यहाँ से निकाले गए हैं और हॉस्पिटल लेके गए हैं। चारों बिल्डिंग्स को नोटिस तो दी थी, लेकिन कई सारे लोग वहाँ रहते हैं अभी भी। पहला हमारा प्रायोरिटी यही है कि अंदर कोई ना फंसे, उनको निकाले और कल सुबह बैठ के ये बिल्डिंग्स जो है उनको खाली कैसे कर सके और डिमोलिश कैसे कर सके, ताकि आजू बाजू के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उधर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यूएई और भारत और करीब आ गए। यूएई ने भारतीय वायुसेना की मदद करके ये साबित किया। जर्मनी से प्रधानमंत्री यूएई जाने वाले, जहां वो एक दिन ही रुकेंगे। लेकिन मौजूदा हालात में उनका एक दिन का यूएई दौरा भी बहुत मायने रखता है। तेल संकट से जूझ रही दुनिया की नजर इस बात पर है कि यूएई में पीएम अपनी विदेश नीति का कौन सा दांव चलेंगे। हालांकि इससे पहले ही दुनिया ने भारत और यूएई की दोस्ती की मिसाल देख ली, क्योंकि यूएई की वायुसेना ने भारतीय विमानों में हवा में ईंधन भरा। जिन 3 विमानों में ईंधन भरा गया वो है सुखोई 30 MKI। ये विमान मिस्र में चल रहे हवाई कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे थे और रास्ते में यूएई ने भारत की वायुसेना की मदद की। भारत की वायुसेना ने इस मदद के लिए यूएई का शुक्रिया भी अदा किया। यानी प्रधानमंत्री के यूएई दौरे से पहले अच्छे संकेत मिले हैं। भारत और यूएई के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद तो वो और नजदीक आ गए। और भारत को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के वहां जाने से दोनों देश दोस्ती की नई कहानी लिखेंगे। यही नहीं, पीएम के दौरे का दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर पड़ेगा। यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि अगर सब ठीक रहा तो अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच व्यापार $100 बिलियन, मतलब भारतीय रुपयों में 7,80,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी एक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं तो वहीं सुरक्षा क्षेत्र में नजदीकी बढ़ रही है। खास बात यह कि इस बार प्रधानमंत्री की मुलाकात यूएई के नए राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से होगी। यूएई उन देशों में शामिल है जिससे भारत के व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हैं। यही नहीं, ये देश भारत की मध्य एशिया में एंट्री का रास्ता भी है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद दुनिया का समीकरण बदला है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा ये सुनिश्चित करने के लिए है कि दोनों देशों की दोस्ती पहले जैसी ही रहे। और धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए। फर्जी दस्तावेज से साजिश करने के मामले में घिरी तीस्ता सेतलवाड़ के पुराने सहयोगी का बड़ा आरोप। रईस अहमद का बयान, कहा न्याय दिलाने के नाम पर पीड़ितों से उगाही करती थी तीस्ता सेतलवाड़। ये उनका एक तरह का तरीका था विक्टिमों को सामने लाना, और फिर लोग जो है वो पिछले रास्ते से उनको फंड दिया करते थे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा में देर रात अमृतसर लाया गया। लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर पुलिस ने 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड में लिया है। अमृतसर पहुंचे लॉरेंस को स्टेट स्पेशल ऑपरेशन में रखा गया है। वहीं हवाई सफर लगातार महंगा होता जा रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट ही नहीं, डोमेस्टिक फ्लाइट के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसके पिछले कुछ महीनों से दाम ऐसे बढ़े जैसे ताड़ का पेड़। एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी विमानों में डाले जाने वाला ईंधन, और इसी ईंधन की कीमत में आग लगी हुई है। अकेले 2022 में एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम 10 बार बढ़ाए जा चुके हैं।
यानी 6 महीने में 10 बार कीमत बढ़ी है, जिसकी वजह से ATF की नई कीमत करीब 1,40,000 रुपए प्रति किलो लीटर हो चुकी है। अभी पिछले ही साल की बात है जब इस ईंधन की कीमत 76,000 रुपए प्रति किलो लीटर थी, यानी पिछले साल की तुलना में इस साल विमान के ईंधन का दाम दुगना हो चुका है और इसी का खमियाजा हवाई सफर करने वालों को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना की वजह से करीब 2 साल तक एविएशन इंडस्ट्री ठप पड़ी रही, क्योंकि लोग न छुट्टियों पर गए और न विमान हवा में उड़े। लेकिन अब बैन खत्म हो चुका है, लोग इंटरनेशनल और घरेलू विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक मुसीबत खत्म हुई तो दूसरी खड़ी हो गई, क्योंकि विमान का ईंधन महंगा होने से फ्लाइट के टिकट महंगे हो चुके हैं। कंपनियां 7 दिन पहले टिकट बुक कराने पर 4 से 15% अधिक दाम वसूल रही हैं और अगर बुकिंग 2 महीने पहले करवाई गई तो यात्री पर 6 से 10% ज्यादा बोझ पड़ रहा है। पिछले 4 महीने में ये तीसरी बार है जब किराया बढ़ाया गया है। परेशानी की बात यह है कि इंटरनेशनल ही नहीं, घरेलू उड़ानें भी जबरदस्त महंगी हो गई हैं। सबसे ज्यादा कीमत हैदराबाद से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से कोलकाता जाने वालों को चुकानी पड़ रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दाम बढ़ने से हवाई सफर करने वाले कम हो गए हैं। सबसे ज्यादा गिरावट जून में दिखी, जबकि पहले लोग इस महीने में खूब यात्रा करते थे। लेकिन कोरोना से जुड़े नियमों में ढील के बावजूद लोग फ्लाइट से यात्रा करने से बच रहे हैं, क्योंकि एयरलाइन कंपनियां विमान के ईंधन का दाम बढ़ने से मजबूर हैं और अपना घाटा कम करने के लिए यात्रियों पर बोझ डाल रही हैं। बिहार में अग्निपथ योजना पर हंगामे की आशंका जताई गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पटना समेत कई इलाकों में अग्निपथ योजना के खिलाफ फिर सड़कों पर बवाल होने का अलर्ट जारी किया। इस बीच पुलिस ने पटना में कुछ हॉस्टल पर छापेमारी कर बम बनाने की चीजें बरामद की। उधर बिहार विधानसभा में विपक्षी दलों ने फिर सेना के नए भर्ती नियम का विरोध किया। आप नौकरी के नाम पर ठग रहे हैं। और महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच बीजेपी अब फ्रंट फुट पर आ गई है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच सहमति की खबर है कि बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे सरकार बनाने पर राजी हो गए हैं। समझौता हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस ही नई सरकार के सीएम बन सकते हैं और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों से ये पता चला है कि एकनाथ शिंदे का गुट किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होगा, बल्कि चुनाव आयोग पहुंचकर शिवसेना पर ही दावा ठोकेगा। मतलब ये कि महाराष्ट्र में अगली सरकार शिवसेना और बीजेपी की ही हो सकती है। खबर है कि अब बीजेपी और शिंदे गुट उद्धव सरकार से महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण की मांग करेगा। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उद्धव सरकार से फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। कश्मीर पर भारत ने ऐसा दांव चला कि पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले की वजह से पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की शहर पर गोली और बंदूक की भाषा बोलने वाले आतंकियों के पैरों तले जमीन खिसकी हुई है। भारत ने तय कर लिया है कि G20 समूह के कुछ कार्यक्रम अगले साल कश्मीर में कराए जाएंगे। लेकिन इस फैसले की खबर आते ही पाकिस्तान की नई नवेली शाहबाज सरकार बेचैन हो गई। उसके मंत्रियों को समझ में नहीं आया कि क्या उगला जाए और क्या निगला जाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ही फैसले ने कश्मीर पर पाकिस्तान के सारे प्लान फेल कर दिए। महज 24 घंटे में पाकिस्तान के नेता बयान जारी करने लगे। कभी वो राजनयिक कदम उठाने लगे तो कभी G20 में शामिल देशों से गुहार लगाते दिखे। या यूं कह लीजिए कि झूठ की दुकान चलाने वाला पाकिस्तान चंद घंटों में गिड़गिड़ाता हुआ दिखने लगा। पाकिस्तान को यह समझने में देर नहीं लगी कि मोदी के इस कदम का असर क्या होगा। पाकिस्तान समझ गया कि उसके सारे पैंतरे भारत के प्रधानमंत्री के मास्टर प्लान के आगे उल्टे पड़ने वाले हैं। क्योंकि जिन देशों की बैठक जम्मू कश्मीर में कराने की योजना है वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। 1, 2 या 4 नहीं बल्कि पूरी 20 ताकतें। क्योंकि G20 में दुनिया के 20 देश शामिल हैं और सभी देश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं। इनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और अर्जेंटीना शामिल हैं। चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया और इटली भी इस ग्रुप के सदस्य हैं। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस और सऊदी अरब भी G20 का हिस्सा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के अलावा भारत भी इस ग्रुप के अहम सदस्य हैं। बड़ी बात यह कि इस साल भारत G20 समूह का अध्यक्ष बन जाएगा और अगले साल होने वाले G20 के शिखर सम्मेलन की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर ही है। लेकिन 20 बड़ी ताकतों में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान बेचैन हो गया। दुनिया की 20 बड़ी ताकतें इस ग्रुप का हिस्सा हैं। ये सभी शक्तियां अगर कश्मीर में बैठेंगी और बैठक की मेजबानी भारत कर रहा होगा तो इसका केवल एक ही मतलब होगा। मतलब ये होगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसे दुनिया की 20 बड़ी शक्तियां मान्यता दे रही होंगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी का ये दांव कश्मीर पर उनका मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। आज की सरकार और उसके प्राइम मिनिस्टर को इस बात का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने ऐसा सोचा।
यही वजह है कि अब पाकिस्तान की नजर G20 में शामिल उन देशों पर है जिनसे उसे हमदर्दी या थोड़ा बहुत समर्थन मिलता रहा है। सबसे अहम नाम है तुर्की और सऊदी अरब का, जबकि चीन से तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद की आस है। इसीलिए पाकिस्तान इन देशों से समर्थन की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान इन देशों से अपील कर रहा है कि किसी भी तरह से भारत को इतना बड़ा कदम उठाने से रोका जाए, क्योंकि वो जानता है कि इस बार उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होने वाला है। क्योंकि अब तक पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर की एक झूठी तस्वीर पेश करता रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान केवल दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता रहा है, जिसके लिए खुद ही आतंकियों को पालने और उन्हें कश्मीर की जमीन पर भेजने की साजिशें वो रचता रहा है। साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलना है। वो दुनिया को उस जगह लाकर इकट्ठा करें, वहां बिठाएं जिसके बारे में इतना डर फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस फैसले से दुनिया की महाशक्तियां कश्मीर में अमन और शांति का माहौल साफ देख पाएंगी। पाकिस्तान का ये झूठ बेनकाब हो जाएगा कि कश्मीर में भारत कोई जुल्म कर रहा है। इसीलिए कश्मीर में G20 देशों को बुलाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया। हालांकि उनका ये फैसला शीशे की तरह साफ है। हालांकि कश्मीर पर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का यह कोई पहला बड़ा कदम नहीं है। इससे पहले भी कश्मीर पर पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें सबसे अहम है आर्टिकल 370 को हटाना। 2019 में 5 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर सबको चौंका दिया। उसी दिन पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के भेजे आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बल ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, जिससे आतंकी संगठनों की कमर बुरी तरह से टूट गई। पहले जम्मू कश्मीर में बैठे अलगाववादी नेताओं को सरकार की तरफ से सुरक्षा दी जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा हटाकर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। ऊपर से कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर उसके विकास का एक ऐसा चैप्टर खोला जिसने कश्मीर में बड़े बदलावों की बुनियाद रखी। यही वजह है कि कश्मीर पर अब तक दुनिया के सामने झूठ बोलने वाला पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। और उधर रूस ने एक वीडियो जारी कर खुद पर लगाए गए हमले के आरोप को नकार दिया है। उसने दावा किया है कि 2 दिन पहले कीव की एक बिल्डिंग पर जो मिसाइल गिरी वो उसकी नहीं बल्कि यूक्रेन की थी, और आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना ने उसकी मिसाइल को निशाने पर लेने के चक्कर में अपने ही लोगों की जान ले ली। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के अधिकारियों और वायुसेना के बीच तालमेल न होने की वजह से उन्होंने अपनी ही एक मिसाइल को निशाने पर ले लिया, जिसके कीव की एक बिल्डिंग में गिरते हुए जोरदार धमाका हुआ। अपनी बात को साबित करने के लिए रूस ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया। किलोमीटर от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской Народной Республики। यही नहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो के जरिए ये दावा भी किया कि उसने इन मिसाइलों और तोपों की तैनाती हमले के लिए की थी। उन्होंने एकदम सटीक वार किए। रूस के मुताबिक उसके निशाने पर यूक्रेन का एक हथियार डिपो था जिसे उसने हमला कर तबाह कर दिया, लेकिन यूक्रेन रिहायशी बिल्डिंग में हुए जिस धमाके के लिए उसे जिम्मेदार बता रहा है वहां उसने एक भी मिसाइल नहीं दागी। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने रूस के धोखे में अपने ही लोगों पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से कई बेगुनाहों की जान चली गई। शिवसेना के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए विधायकों को 11 जुलाई तक का समय दे दिया। साथ ही सदन में फ्लोर टेस्ट पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई। उन्होंने उनकी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है। साथ ही अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वो इन विधायकों और उनके परिवारों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभाले। अदालत के इस फैसले के बाद शिंदे गुट के समर्थकों ने औरंगाबाद और ठाणे में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इधर फर्जी दस्तावेज से साजिश की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ के बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड का सच सामने आ रहा है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद तीस्ता का नाम कई बार सामने आया। वो कहती थी कि वो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही हैं, लेकिन अब उनके दावों पर उंगली उठ रही है। जो तीस्ता सेतलवाड़ खुद को दंगा पीड़ितों का मसीहा बताती थीं और कहती थीं कि वो उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ रही हैं, उन्हीं पर आरोप लगा कि उन्होंने दंगा पीड़ितों के नाम पर इकट्ठा किए गए करोड़ों के फंड का गलत इस्तेमाल किया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच के आधार पर बताया कि तीस्ता ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत मुंबई के एक बैंक में अकाउंट खोला, जिसमें करीब 4 करोड़ रुपए जमा हुए। या यूं कहें कि उन्होंने समाज सेवा के नाम पर देश और विदेश से करोड़ों का फंड इकट्ठा हुआ। या यूं कहें कि उन्होंने समाज सेवा के नाम पर देश और विदेश से करोड़ों का फंड इकट्ठा किया, लेकिन उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल दंगा पीड़ितों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए नहीं किया। उनके पुराने सहयोगी भी यही बता रहे हैं। लाशों के सौदागर हैं ये। तीस्ता पर आरोप है कि ये रकम उन्होंने धीरे धीरे अपने निजी अकाउंट में ट्रांसफर की और फिर उसका इस्तेमाल अपने पर्सनल काम में किया।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि तीस्ता इस काम में अपने पति के नाम का भी इस्तेमाल कर रही थी और उन्होंने अपने पति जावेद के अकाउंट में भी धड़ाधड़ रकम ट्रांसफर की। तीस्ता पर आरोपों की लिस्ट छोटी नहीं है और कहा जा रहा है कि दंगा पीड़ितों के लिए इकट्ठा पैसों से उन्होंने एक नहीं बल्कि कई क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया। चौंकाने वाली बात यह कि क्रेडिट कार्ड से खूब शॉपिंग की गई थी, जिनमें घर का सामान, ब्यूटी पार्लर और गहनों की खरीदारी शामिल है। मतलब ये कि तीस्ता पर दंगा पीड़ितों के पैसे को मौज मस्ती के लिए उड़ाने का आरोप है। दंगा पीड़ित भी उनसे इस बात पर नाराज दिखे। 2012 तक कुछ भी नहीं हुआ, तीस्ता ने को जो वादे किए थे। यही नहीं, उन पर इन पैसों का विदेश में इस्तेमाल करने का भी आरोप है। सूत्र बता रहे हैं कि इस गोरख धंधे में कई पुलिस वाले भी तीस्ता का साथ दे रहे थे, जिनकी मदद से वो इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने में कामयाब हुई। और महाराष्ट्र में सरकार बदली तो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी और शिवसेना के बागी शिंदे गुट के बीच सहमति की खबर। सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार बनी तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे मुख्यमंत्री, जबकि एकनाथ शिंदे बन सकते हैं डिप्टी सीएम। बीजेपी और शिंदे गुट करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण की मांग। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कर सकते हैं उद्धव सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट की अपील। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफे से रोका था। सूत्रों के मुताबिक फेसबुक लाइव के दौरान 2 बार इस्तीफा देना चाहते थे उद्धव ठाकरे।